आज की कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं है बल्कि एक ऐसे 100 के नोट की है जिसमें 1,000 करोड़ की डील, 1,300 लोगों की जिंदगी और एक पूरे शहर के सबसे खतरनाक लोगों के आमने सामने ला दिया। सोचिए, अगर गलती से आपके हाथ ऐसा नोट लग जाए जिसके पीछे मंत्री, माफिया और करोड़ों का काला खेल छिपा हो, तो आप क्या करेंगे? उसे वापस कर देंगे या हजारों लोगों की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे? आज की फिल्म में एक साधारण दिखने वाला परिवार यही फैसला करता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनका यह एक फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरपूर फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से। हम एक छोटे से शहर में रहने वाले एक खुशहाल परिवार से मिलते हैं। इस परिवार के मुखिया है राजा राम। देखने में वह बिल्कुल साधारण इंसान लगते हैं, लेकिन असलियत में वह एक बेहतरीन कराटे मास्टर हैं। राजा राम का मानना है कि कराटे सिर्फ लड़ना नहीं सिखाता बल्कि मुश्किल समय में खुद की और दूसरों की रक्षा करना भी सिखाता है। इसलिए वह छोटे छोटे बच्चों को कराटा की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बन सके। राजा राम अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं। दोनों भाइयों के बीच बहुत गहरा प्यार होता है और पूरा परिवार एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा है। राजाराम की पत्नी का नाम नीला वेड़ी है। वह बेहद समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी भी है जिसका नाम नीला है। लेकिन नीला की परवरिश बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। राजाराम बचपन से ही अपनी बेटी को एक बात बार बार समझाते हैं, अगर कभी तुम्हारे साथ गलत हो तो हमेशा यह मत सोचो कि कोई दूसरा तुम्हें बचाने आएगा। कई बार अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। शुरुआत में नीला इन बातों का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन एक दिन स्कूल से वह रोते हुए घर लौटती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। राजाराम उससे प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? नीला बताती है कि स्कूल में एक लड़के ने उसे मारा। राजाराम उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, गलती किसकी थी? नीला कहती है, उस लड़के की। अगर कोई आम पिता होता तो शायद उसी वक्त स्कूल जाकर उस लड़के को डांट देता, लेकिन राजाराम ऐसा नहीं करते। वह नीला से कहते हैं, अगर गलती उसकी थी तो जाकर खुद जवाब दो। नीला हिम्मत करके वापस जाती है, लेकिन वह कमजोर होती है, इसलिए फिर से मार खाकर वापस लौट आती है। इस बार राजाराम उसे डांटते नहीं बल्कि उसे अपने पास बैठाकर समझाते हैं, बेटा, सिर्फ गुस्सा करने से कोई मजबूत नहीं बनता। मजबूत बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अगर कभी ऐसा समय आ जाए जब मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ना हो, तब तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। यही बात नीला के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। इसलिए राजाराम खुद अपनी बेटी को कराटा सिखाना शुरू करता है। दिन गुजरते हैं, महीने बीतते हैं और धीरे धीरे छोटी सी नीला पहले से ज्यादा आत्मविश्वास बन जाती है। अब अगर कोई उसके साथ गलत करने की कोशिश करता तो वह डर कर भागती नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करती है। एक दिन वही लड़का फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी होती है। नीला उसे ऐसा सबक सिखाती है कि वह दोबारा कभी उसे तंग करने का हिम्मत नहीं करता। हालांकि अगले ही दिन कुछ लोग शिकायत लेकर राजाराम के घर पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, आपकी बेटी हमारे बच्चों को मारती रहती है। लेकिन राजाराम अपनी बेटी का साथ देता है। ये गलत के खिलाफ खड़ा होने की कभी गलत नहीं हो सकता। समय आगे बढ़ता है और नीला कराटे में काफी अच्छी हो चुकी होती है। राजा राम उसे पहला कराटा टूर्नामेंट खेलने को भेजता है। नीला बहुत उत्साहित होती है और उसे भरोसा होता है कि वह जीत पाएगी, लेकिन पहली प्रतियोगिता में वह हार जाती है। यह हार उसके आत्मविश्वास की पूरी तरह तोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद वह इस खेल के लिए बनी ही नहीं है। उस रात वह बहुत उदास बैठी होती है। तभी राजाराम उसके पास आते हैं। वह मुस्कुराकर कहते हैं, जानती हो, मेरा पहला कराटे टूर्नामेंट भी मैं हार गया था। नीला हैरानी से उनकी तरफ देखती है। राजाराम आगे कहते हैं, हार का मतलब अंत नहीं होता, कई बार असली शुरुआत हार के बाद ही होती है। अपने पिता की यह बात नीला के अंदर फिर से जोश भर देता है। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करती है, दिन रात अभ्यास करती है और आखिरकार अगले टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर लेती है।
पूरा परिवार उसकी इस जीत पर बेहद खुश होता है। कुछ समय बाद नीला को अपने चाचा से एक ऐसा राज पता चलता है कि जिसे सुनकर वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को कराटा किसी और ने नहीं बल्कि उसके नाना ने सिखाया था। और सबसे मजेदार बात, राजा राम का पहला कराटे मुकाबला उसी लड़की के साथ हुआ था जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी, यानी कि नीला वेड़ी भी कराटे में एक्सपर्ट होती है। यह सुनकर नीला दंग रह जाती है। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उनकी माँ भी इतनी अच्छी फाइटर है, यानी कि जब परिवार बाहर से जितना साधारण दिखता है असल में अंदर से उतना ही मजबूत है। एक रात राजा राम मेडिकल स्टोर से घर लौट रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र कुछ गुंडों पर पड़ती है। वे एक मासूम लड़के को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। राजा राम को पता चलता है कि उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना है कि उसके पिता ने उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी। अब वे उसी का बदला बच्चे से ले रहे थे। राजा राम उस बच्चे को जानते तक नहीं, लेकिन वह बिना एक पल सोचे उन गुंडों के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई होती है। राजा राम अकेले ही सभी गुंडों को बुरी तरह पिटाई कर देता है और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं। यह पूरा दृश्य छोटी नीला अपनी आंखों से देख रही होती है। घर लौटते समय वह अपने पापा से पूछती है कि आप उस लड़के को जानते भी नहीं थे, फिर भी उसकी मदद क्यों की। राजा राम कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, मदद करने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता। अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। इसके बाद वह अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताते हैं। उनकी एक बहन थी जिसका नाम भी नीला था। एक दिन उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग तमाशा देखते रहे और आखिरकार उसकी जान चली गई। उस दिन के बाद राजा राम ने खुद से वादा किया कि उनकी आंखों के सामने अगर कभी भी किसी बेगुनाह के साथ गलत होगा तो वो कभी चुप नहीं रहेंगे। यही सीख वह अपनी बेटी को भी देते हैं। समय तेजी से बीतता है और कहानी सीधे 15 साल आगे यानी कि साल 2019 में पहुंच जाती है। अब छोटी नीला बड़ी हो चुकी है। वह अपने पिता की तरह निडर है और अपनी माँ की तरह समझदार भी। उसे पता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन जहाँ सच और इंसानियत की बात हो वह कभी पीछे नहीं हटेगी। अब कहानी का असली खेल शुरू होता है। एक तरफ नीला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही होती है तो दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान इस कहानी में एंट्री लेने वाला होता है जिसके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं होती। उसका नाम है वरुण। वरुण एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसका असली बिजनेस सिर्फ कंपनी चलाना नहीं बल्कि पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाना है। उनकी माइनिंग कंपनी जहां भी काम शुरू करती है वहां कुछ न कुछ बड़ा हादसा जरूर होता है। कई गांव उजड़ चुके हैं और कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन वरुण के लिए इन सब की कोई अहमियत नहीं है। उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है। इस बीच एक ईमानदार पत्रकार वरुण के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसे शक होता है कि वरुण के सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और अपराध छिपा हुआ है। उधर वरुण को एक ऐसे पहाड़ की जानकारी मिलती है जिसके नीचे अरबों रुपए की कीमत की बेहद कीमती मेटल दबा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि उस मेटल को निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरा पहाड़ कभी भी गिर सकता है और उसके नीचे बसे लगभग 1300 लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सरकार इतनी बड़ी रिस्क लेने की इजाजत नहीं देती, लेकिन जहां पैसा होता है वहां रिश्वत भी पहुंच ही जाती है। वरुण एक बड़े मंत्री से मिलता है। मंत्री साहब कहता है कि सरकारी अनुमति सिर्फ सीमित खुदाई की मिल सकती है। उसके बाद अगर कोई हादसा होता है तो उसे प्राकृतिक आपदा बता दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में उसे चाहिए 1000 करोड़ रुपए। पहले तो वरुण इस रकम को सुनकर हैरान होता है, लेकिन फिर अरबों के मुनाफे के सामने यह रकम भी छोटी सी लगती है। वह तुरंत डील के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी बड़ी रकम सीधे ट्रांसफर नहीं की जा सकती, इसलिए वरुण संपर्क करता है एक बेहद खतरनाक आदमी से जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम हवाला के काले कारोबार का बड़ा खिलाड़ी होता है। पूरी डील्स उसी के जरिए पूरी होनी होती है, लेकिन इस पूरे लेन देन में एक खास 100 का नोट इस्तेमाल किया जाता है। वह नोट सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि पूरी डील की पहचान होती है। जिसके पास वह नोट होगा उसी के जरिए आगे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि एक साधारण से दिखने वाले 100 रुपए का नोट अरबों रुपए की चाबी बन चुकी थी। इधर पत्रकार लगातार वरुण के पीछे लगा रहता है। आखिरकार वरुण को पता चल जाता है कि अगर पत्रकार जिंदा रहा तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अपने सबसे भरोसेमंद गैंगस्टर कृपाकर को
आदेश देता है कि उस पत्रकार को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। कृपाकर अपने लोगों के साथ पत्रकार के घर पहुंचता है और बिना किसी दया के उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। वरुण के लिए यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बल्कि रास्ते का एक कांटा हटाना था। यहीं से फिल्म साफ कर देती है कि इस आदमी के लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अब कहानी वापस नीला की तरफ लौटती है। नीला को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन नौकरी शुरू होते ही उसे एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके मैनेजर लगातार उसे गलत नजरों से देखने लगता है। शुरुआत में नीला उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन एक रात जब कंपनी की कैब में वह घर लौट रही होती है, तभी उसका वही मैनेजर भी कैब में बैठ जाता है। रास्ते भर वह प्रमोशन, अच्छी सैलरी और कैरियर का लालच देकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। नीला उसकी नीयत समझ जाती है। वह बिना किसी बहस के उसी वक्त उसे ऐसा सबक सिखाती है कि वह जिंदगी भर किसी लड़की की तरफ गलत नज़र से देखने के पहले 100 बार सोचेगा। वह उसे बुरी तरह से पीटकर कैब के बाहर फेंक देती है। उधर घर पहुंचने के बाद नीला वेड़ी की चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि नीला हर जगह लड़ाई में पड़ जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बातें बनाएंगे और आगे उसकी शादी में भी परेशानी आ सकती है। लेकिन राजा राम मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी तभी होगी जब वो खुद चाहेगी। समाज क्या सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि राजा राम अपनी बेटी को समाज के डर से कभी कमजोर नहीं बनने देना चाहते थे। उधर दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की। उसका नाम है इंस्पेक्टर अरुण। एक रात पुलिस शहर में चेकिंग कर रही होती है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब पुलिस कार के अंदर देखती है तो वहां घायल हालात में अब्राहम पड़ा होता है। पहले तो अरुण को लगता है कि यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना है, लेकिन जैसे ही वह उसे अस्पताल पहुंचाता है तो उसी वक्त वरुण की खबर मिल जाती है कि अब्राहम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है। यह खबर सुनते ही वरुण के होश उड़ जाते हैं। अगर अब्राहम पुलिस के हाथ लग गया तो पूरा हवाला डील का राज खुल जाएगा। वह तुरंत अपने हथियारबंद गुंडों को अस्पताल भेज देता है, लेकिन अस्पताल में पहले से इंस्पेक्टर अरुण मौजूद होते हैं। गुंडे जैसे ही अंदर घुसते हैं, अरुण समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है और उन्हें पहले चेतावनी देता है कि लेकिन जब वे नहीं मानते तो अरुण गोली चला देता है। एक गुंडे के पैर में गोली लगते ही बाकी सभी पीछे हट जाते हैं। फिलहाल अब्राहम पुलिस की निगरानी में ही रहता है, लेकिन कुछ देर बाद पूरा खेल पलट जाता है। अरुण जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलता है, अब्राहम को होश आ जाता है। घायल होने के बावजूद वह अस्पताल में मौजूद पुलिस वालों पर हमला कर देता है, एक एक करके सभी को घायल कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी होती है, लगातार खून बह रहा होता है। अगर जल्दी इलाज नहीं होता तो उसके पैर हमेशा के लिए खराब हो सकते थे। वह एक डॉक्टर से संपर्क करता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयों के नाम लिख कर देता है और साफ कहता है कि अगर ये दवाई जल्दी नहीं मिली तो हालात बहुत बिगड़ जाएगी। लेकिन अब्राहम खुद बाहर नहीं जा सकता, पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। ऐसे में कहानी में एंट्री होती है टोबी की। टोबी अभी अभी जेल से बाहर निकला होता है। उसके पास न पैसे हैं, न कोई काम और न ही रहने का सहारा। वह फिर भी कृपाकर के गैंग में शामिल होना चाहता है। कृपाकर भी उसे परखना चाहता है कि इसलिए वह टोबी को पहला काम देता है। अब्राहम के लिए जरूरी दवाइयाँ लाना है। टोबी दवाई लेने एक इलाके में पहुंचता है जहां 2 मेडिकल स्टोर होते हैं। उसी में एक दुकान पर उस समय नीला बैठी होती है। टोबी बिना डॉक्टर की पर्ची से दवाई मांगता है। नीला साफ मना कर देती है। टोबी गुस्से में चाकू निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है। इस बार नीला अपनी माँ की बात याद करती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, इसलिए वह बिना बहस किए दवाई उसे दे देती है। लेकिन जाते जाते टोबी की नज़र नीला के गले में पहनी सोने की चेन पर पड़ती है। उसका पुराना चेन स्नैकर वाला लालच जाग जाता है। वह वापस मुड़ता है और चेन छीनने की कोशिश करता है। बस यही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि इस बार सामने कोई डरी हुई लड़की नहीं बल्कि कराटे मास्टर की बेटी खड़ी होती है। एक ही पल में नीला उसकी हाथ पकड़ लेती है, उसी के चाकू से उस पर पलटवार करती है और देखते ही देखते टोबी जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है और टोबी को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। लेकिन टोबी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि
उसी यही छोटी सी गलती आने वाले समय में दर्जनों लोगों की मौत और एक पूरे शहर के खून खराबे की वजह बनने वाली है। अब तक कहानी में एक साधारण मेडिकल स्टोर, एक चेन स्नेकर और एक मामूली पुलिस केस दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी भी अंदाजा भी नहीं था कि इसी घटना के पीछे 1000 करोड़ रुपए की हवाला डील छिपी हुई है। यहीं से फिल्म पूरी तरह नया मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद टोबी किसी तरह कृपाकर को फोन करता है। वह बताता है कि उसे चेन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दवाइयां वाली बात पुलिस को नहीं पता चलती, लेकिन अब्राहम यह सुनकर बेचैन हो जाता है। उसे डर होता है कि अगर पुलिस ने टोबी के गहराई से पूछताछ की तो धीरे धीरे उसके छिपने की जगह और पूरी हवाला डील का राज खुल सामने आ सकता है। पहले कृपाकर सोचता है कि किसी तरह टोबी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन अब्राहम उसे समझाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम होगा। तब दोनों का एक नया प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि जिस लड़की की वजह से टोबी पकड़ा गया, अगर वहीं पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने ही न पहुंचे तो मामला अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। यहीं से निशाना बनता है राजा राम का परिवार। कृपाकर अपने कुछ आदमियों को नीला और उसके परिवार की जानकारी निकालने भेजता है, लेकिन यही किस्मत एक बहुत बड़ा खेल खेल देती है। उसके आदमी किसी से पूछताछ करते समय कराटे मास्टर की जगह उसे हेडमास्टर सुन लेता है। वे वापस जाकर कृपाकर से कहता है कि सर, लड़की का बाप कोई स्कूल का हेडमास्टर है, माँ सिलाई करती है और परिवार बिल्कुल सीधा साधा है। यह सुनकर कृपाकर हंस पड़ता है। उसे लगता है कि यह काम कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जिस परिवार को वह कमजोर समझ रहा है, असल में वहीं उसके पूरे गैंग पर भारी पड़ने वाला है। उसी रात कृपाकर के आदमी राजाराम के घर पहुंचते हैं। उनका इरादा परिवार को डराकर हमेशा के लिए चुप कराना होता है, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर घुसते हैं उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नीला सबसे पहले खतरे को भांप लेती है। राजाराम भी तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाले लोग किसी साधारण चोरी के इरादे से नहीं आए हैं। इसके बाद घर के अंदर एक जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है। राजाराम अपने अनुभव से, नीला अपनी फुर्ती से और नीला वेड़ी अपनी छिपी हुई मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग से तीनों मिलकर हमलावरों का सामना करते हैं। यही पहली बार दर्शकों को पता चलता है कि नीलावेड़ी सिर्फ एक साधारण गृहिणी नहीं बल्कि एक शानदार फाइटर भी है। काफी संघर्ष के बाद परिवार किसी तरह उस हमले से बच निकलता है, लेकिन अब राजाराम समझ जाते हैं कि यह कोई छोटी दुश्मनी नहीं है। सामने वाले दुश्मन बहुत बड़ा है और बेहद खतरनाक है। अगली सुबह परिवार फैसला करता है कि फिलहाल टोबी के खिलाफ कोई शिकायत वापस ले ली जाएगी ताकि मामला और न बढ़े। दूसरी तरफ अब्राहम को अचानक एक ऐसी बात याद आती है जिसके उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका पर्स और कृपाकर के भाई का पर्स आपस में बदल गया था और उसी पर्स में रखा था स्पेशल 100 का नोट, जो पूरी हवाला डील की पहचान था। अगर वो नोट गलत हाथों में चला गया तो 1000 करोड़ रुपए की पूरी डील हमेशा के लिए रुक सकती थी। अब्राहम तुरंत कृपाकर के से संपर्क करता है, लेकिन उसके आदमी लगातार गायब हैं। किसी भी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उधर राजाराम और नीला पुलिस स्टेशन पहुंचकर टोबी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं, लेकिन कृपाकर को इसकी जानकारी नहीं होती। उसे लगता है कि उसके लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुस्से में आकर वह इंस्पेक्टर अरुण के परिवार को अपहरण करवा देता है और अरुण की धमकी देता है, अगर मेरे आदमी वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अरुण बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास कृपाकर के लोग नहीं हैं, लेकिन कृपाकर किसी भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इधर अब्राहम अपने तरीके से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह पुलिस से जुड़ी जानकारी हासिल करता है और उसे पता चलता है कि कृपाकर के लोग पुलिस हिरासत में नहीं हैं। यही उसे पहली बार शक होता है कि वे लोग उसी परिवार के पास गए होंगे जिसकी शिकायत की वजह से टोबी पकड़ा गया था। अब्राहम सीधे राजाराम के घर पहुंच जाता है। उस समय राजाराम घर पर नहीं होते। घर के अंदर बिखरा सामान और संघर्ष के निशान देखकर अब्राहम समझ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा जरूर हुआ है। वह नीलावेड़ी और नीला से उस पर्स और नोट के बारे में पूछता है। दोनों उसकी बात समझ नहीं पाती। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच राजाराम भी घर पर लौट आते हैं। अब्राहम और राजाराम आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक गलतफहमी ही नहीं बल्कि बहुत बड़े षड्यंत्र की है। इसी दौरान राजाराम का छोटा भाई भी वहां पहुंच जाता है। अब परिवार पूरी तरह से एकजुट हो चुका होता है। लंबे संघर्ष के बाद अब्राहम को काबू में कर लेते हैं
जब उससे सख्ती से सवाल किया जाता है तो पहली बार पूरी सच्चाई सामने आती है। अब्राहम बताता है कि मामला किसी साधारण गैंग की नहीं बल्कि 1,000 करोड़ रुपए का हवाला डील एक बड़े मंत्री और फरूड की गैरकानूनी माइनिंग योजना से जुड़ा हुआ है। वह यह भी बताता कि इंस्पेक्टर अरोड़ का परिवार खतरे में है। यह सुनते ही राजाराम और नीला बिना समय गवाए उसे बचाने निकल पड़ते हैं। उन्हें अब समझ आ चुका था कि लड़ाई सिर्फ अपने परिवार की नहीं रही, अब दांव पर कुछ मासूम लोग की जिंदगी लगी हुई थी। अब तक राजाराम और उसका परिवार सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उन्हें मालूम हो गया था कि यह लड़ाई किसी गैंग या किसी एक अपराधी के खिलाफ नहीं है। इस लड़ाई के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र छिपा था जिसकी कीमत 1,300 मासूम लोगों की जान हो सकती थी। अब्राहम से मिलकर जानकारी के आधार पर राजाराम और नीला तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर अरोड़ की पत्नी और बेटे को बंधक बनाकर रखा गया था। उधर कृपाकर को पूरा भरोसा था होता है कि कोई भी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन अगले ही पल राजाराम और नीला वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। बाप और बेटी मिलकर कृपाकर के आदमियों को डटकर सामना करते हैं और राजाराम अपने अनुभव से, नीला अपनी स्पीड से, कराटे स्किल से एक एक करके सभी गुंडों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार इंस्पेक्टर अरोड़ की पत्नी और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। उसी दौरान फारूड का एक भरोसेमंद मैनेजर भी उनके हाथ लग जाता है। अब राजाराम को महसूस होता है कि अगर सच जानना है तो यहीं से पूरी कहानी का राज खुलेगा। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि वरुण का असली मकसद उस पहाड़ के नीचे दबे अरबों रुपए की कीमत वाले मेटल तक पहुंचना है, लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा पहाड़ कभी भी गिर सकता है और उसके नीचे बसे लगभग 1,300 लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सरकार की मंजूरी हासिल करने के लिए मंत्री को 1,000 करोड़ रुपए का रिश्वत दी जा रही थी और उसी पूरी डील की पहचान था वह साधारण सा दिखने वाला 100 का नोट। अब राजाराम को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी की चाबी है। इसी बीच राजाराम अपने भाई को फोन करता है और कहता है कि कृपा करके भाई का पर्स एक बार फिर अच्छी तरह जांचो। कुछ देरी बाद पर्स के अंदर से वही स्पेशल 100 का नोट मिल जाता है। अब कृपाकर आखिरी बार एक सौदा करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हमें सिर्फ वह नोट वापस दे दो, उसके बाद हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन तभी नीला अपने पापा को रोकती है। वह कहती है, पापा यह सिर्फ 100 रुपए का नोट नहीं बल्कि उन 1,300 लोगों की जिंदगी है जिन्हें शायद कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनकी जान खतरे में थी। राजाराम अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। उन्हें बचपन की वही बात याद आती है जब उन्होंने नीला से कहा था कि अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आज वही सीख उनकी बेटी उन्हें वापस याद दिला रही थी। यहीं राजाराम फैसला कर लेते हैं कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अगर वह नोट गलत लोगों के हाथों लग गया तो पूरा गांव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। उधर दूसरी तरफ मंत्री लगातार वरुण पर दबाव बना रहा होता है। उसे अपने 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अब्राहम गायब है, डील रुक चुकी है और सबसे जरूरी पहचान वाला नोट भी गायब है। वरुण को समझ आ जाता है कि उसके रास्ते में अब सिर्फ एक परिवार खड़ा है और वह अपने सभी आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर राजाराम का परिवार खत्म होना चाहिए। लेकिन इस बार राजाराम भी पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। वे जानते हैं कि अब सिर्फ बचाव करने से काम नहीं चलेगा, इस पूरे खेल को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। योजना के मुताबिक नीलावेड़ी और परिवार के दूसरे सदस्य घर की सुरक्षा संभालते हैं और वहीं राजाराम और नीला सीधे वरुण के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। उधर अरुण का पूरा विश्वास होता है कि उसके सैकड़ों आदमी किसी भी दुश्मन को रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही राजाराम और नीला वहां पहुंचते हैं हालात बदलने लगते हैं। दोनों हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वरुण के आदमी एक एक करके पीछे हटते जाते हैं। आखिरकार राजाराम और नीला वरुण के सामने पहुंच जाते हैं। अब पहली बार इसी पूरी कहानी असली हीरो और असली विलेन आमने सामने खड़े रहते हैं। अरुण अपने पैसों, अपने रसूख और अपनी ताकत पर घमंड करता है। उसे लगता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन राजाराम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पैसे से ताकत खरीदी जा सकती है लेकिन इंसानियत नहीं। उसके बाद दोनों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वरुण हार जाता है। उसकी पूरी योजना यहीं खत्म हो जाती है। वरुण के गिरते ही 1,000 करोड़ रुपए का हवाला डील भी हमेशा के लिए रुक जाता है। माइनिंग प्रोजेक्ट बंद हो जाती है और पहाड़ों के नीचे रहने वाले 1,300 लोग बिना
यह जाने कि वे कितने बड़े खतरे में थे सुरक्षित बच जाते हैं। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अरोड़ पूरे मामले की जांच करता है। उसे वरुण के खिलाफ कई सबूत मिलते हैं। उसे यह भी एहसास होता है कि अगर सही समय पर कुछ लोग ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता। हालांकि पूरी सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आती। राजाराम उनका परिवार फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है। दुनिया की नज़रों में वे सिर्फ एक साधारण परिवार हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करते करते एक पूरे गांव की जिंदगी बचा ली है। और यही फिल्म में हमें एक बहुत खूबसूरत संदेश देती है। ताकत का मामला किसी को डराना नहीं होता। ताकत का असली मतलब होता है कि सही समय पर सही चीज के लिए खड़े होना। राजा राम ने अपनी बेटी को सिर्फ कराटे नहीं सिखाया, उन्होंने ऐसे इंसानियत, हिम्मत और सही फैसले लेने की सीख दी है। और आखिर में नीला ने साबित कर दिया कि उसने अपने पिता की हर सीख को दिल से अपनाया है। तो दोस्तों, यही थी एक शानदार एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही शानदार मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार फिल्म के साथ।